मोर्चा के माध्यम से आज पहले चरण में जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये वर्चुअल सभा आयोजित की गई। आज इस वर्चुअल सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, सम्मानित अतिथियों, वक्तागण, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है। टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के माध्यम से भी लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा है, इस बात का प्रसार किया जा रहा है और ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से लड़ रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और दोनों दलों के द्वारा आपसी मिलीभगत से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो तीसरा विकल्प है, तीसरे विकल्प की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए और सारा का सारा जो वोटर है वो वोटर के या तो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का काम करे या तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम करे। कि एक के द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि हमको वोट दो नहीं तो दूसरा आ जाएगा, और दूसरे के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि नहीं हमें वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा। अब ये जो स्थिति निर्माण की गई है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर में, इस स्थिति को मतदाताओं को समझने की जरूरत है और खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, शेड्यूल कास्ट के मतदाता हैं, शेड्यूल ट्राइब के मतदाता हैं, माइनॉरिटीज के मतदाता हैं, उनको खास तौर से इस बात को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में ये जो दो पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती कर रही, उनके मुद्दे और एजेंडे में क्या अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को भी जिता कर लाएं, कभी किसी को भी चुन करके लाएं और उनके मुद्दे और एजेंडे वही हो जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे। चूंकि अभी पिछले 5 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों के ऊपर रेप हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। तो ये जो बड़े पैमाने पर 5 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त करने का काम कर रहे हैं, उसको भुगतने का काम कर रहे हैं, तो इसके विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है कि हमें चुनकर लाओ। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, ये बात भी हमको याद रखना चाहिए। और दूसरी ये बात भी याद रखनी चाहिए कि क्या आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हमारे मुद्दे और एजेंडे को उठाने के लिए तैयार है? क्या हमारे मुद्दे और एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए तैयार है? आज वो ब्राह्मणों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम पुजारियों को मानदेय देंगे, आज वो आश्वासन दे रहे हैं हम ब्राह्मण आयोग बनाएंगे, आज वो तमाम प्रकार के आश्वासन ब्राह्मणों को देने के लिए तैयार है, लेकिन आज वो पिछड़े वर्ग को एक भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने घोषणा पत्र में ये भी शामिल करने के लिए नहीं तैयार है कि हम जाति आधारित गिनती करेंगे, वो अपने घोषणा पत्र में ये भी शामिल करने के लिए नहीं तैयार है कि हमारी सरकार आएगी तो हम रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करेंगे, शेड्यूल कास्ट का बहाल करेंगे और ओबीसी को लागू करेंगे, ये भी वो अपने घोषणा पत्र में डालने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर जाति के नाम पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जैसे शेड्यूल कास्ट की सिक्योरिटी के लिए प्रिवेंशन एक्ट है, उसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी सुरक्षा कानून होना चाहिए। लेकिन यह बात भी अखिलेश जी अपने घोषणा पत्र में डालने के लिए तैयार नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को सोचने और समझने का विषय है। चूंकि ये जो चुनाव होता है ये निर्णय करने का समय होता है, और अगर एक बार निर्णय करने में हम चूक गए, एक बार चूक गए तो 5 साल तक पछताना पड़ता है। इसलिए जो निर्णय करने का समय है इसमें सोच समझकर निर्णय करने की जरूरत है। आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं,
आज वो लोहिया और अंबेडकर के सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ना लोहिया की बात घोषणा पत्र में डालना चाहते हैं, ना अंबेडकर की बात घोषणा पत्र में डालना चाहते हैं। केवल लोहिया का नाम लेते हैं, केवल अंबेडकर का नाम लेते हैं। लोहिया ने जब सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी तो नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा तक हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की कि ये नारा भी लगाने का काम कर दे, ये घोषणा पत्र में लिखने का काम कर दे कि पिछड़ों की जितनी संख्या है उतना हिस्सा हर जगह पिछड़ों को दिया जाएगा। इतनी भी हिम्मत नहीं है। और इसके बाद कहते हैं कि हम तो लोहिया की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कहते हैं, और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, वो बात एजेंडे में लाने के लिए तैयार नहीं है। और बल्कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब शेड्यूल कास्ट के लोगों का डिमोशन किया गया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे ज्यादा डिमोट समाजवादी पार्टी की सरकार में डिमोशन किया गया। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है, खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझने की जरूरत है कि ये जो आपस में नूरा कुश्ती चल रही है, कहीं पिताजी मिल लेते हैं मोहन भागवत से, कहीं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी देकर चले आते हैं और फिर बताते हैं नहीं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, और जो हमारा समर्थन नहीं कर रहा है वो बीजेपी को मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक प्रकार की भावना डेवलप की जा रही है, ये जो एक प्रकार का वातावरण डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इस वातावरण से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब पिछले कई महीनों से पब्लिक मीटिंगों में और मीडिया में लगातार ये कहते रहे और इस बात की लगातार कोशिश करते रहे कि बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस करने के लिए तैयार हैं, मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी इस बात के लिए ईमानदार होती, बीजेपी को हराने के लिए ईमानदार होती, तो उसने अलायंस किया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए ईमानदार नहीं है, बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो भी पुजारियों को मानधन देना चाहते हैं, वो भी मंदिर बनाना चाहते हैं। अभी कल राम गोपाल जी का इंटरव्यू हमने देखा तो राम गोपाल जी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो भाजपा से भी ज्यादा बढ़िया मंदिर बनाने का हम काम करेंगे। तो जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है और जो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के सारे एजेंडे को समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। इसलिए अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी का विकल्प होती तो समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों का गन्ना का भुगतान बकाया नहीं रहता। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल की चली गई, इसमें भी किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लोग आज कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन जब पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में बंद की गई तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आरक्षण के मामले में त्रिस्तरीय आरक्षण अनिल यादव ने लाया और पहली बार सही तरीके से आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, जिससे पिछड़े वर्ग को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को फायदा हुआ। लेकिन रंजना वाजपेयी के कहने पर अखिलेश यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म करने का काम किया। नीट में जब बीजेपी ने ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय मेश्राम साहब के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, और जब आंदोलन किया गया सरकार को झुकना पड़ा। और जब झुकना पड़ा सरकार को और नीट में रिजर्वेशन लागू करने की घोषणा करनी पड़ी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि हमारे आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को नीट में ओबीसी रिजर्वेशन लागू करना पड़ा। तो पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों ने उस पर कमेंट किया और यादव जाति के लोगों ने ही कमेंट किया कि अखिलेश जी आप आंदोलन नाइजीरिया में कर रहे थे क्या? उत्तर प्रदेश में तो आपका आंदोलन दिखा ही नहीं, आप आंदोलन कहां कर रहे थे?
हमको समझने की जरूरत है। जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन के वक्त कहां खड़े थे, वो त्रिस्तरीय आरक्षण के वक्त कहां खड़े थे, वो 13 पॉइंट रोस्टर के वक्त कहां खड़े थे, और वो जब सवर्ण आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो किसके समर्थन में खड़े थे, ये भी हमको समझने की जरूरत है। संसद में समर्थन करने का काम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सवर्ण आरक्षण का किया था। ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ते और सवर्णों के आरक्षण के लिए संसद में समर्थन करने का काम करते हैं, और सवर्ण आरक्षण संविधान के खिलाफ में है। एक तरफ संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके समर्थन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ संविधान बचाने की भी बात करते हैं। ये जो दोगला चरित्र है, जो दोगला व्यवहार है, इसको पिछड़े वर्ग के लोगों को और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को समझने की जरूरत है, और सोच समझकर 10 तारीख को बटन दबाने की जरूरत है। मीडिया के प्रभाव में आकर या किसी नेता के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का वोट डालने की कोई जरूरत उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं है, नहीं तो 5 साल पछताना पड़ेगा। आज कानून व्यवस्था का मामला है तो अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, ऐसा नहीं है। आज अगर अन्याय अत्याचार है तो अखिलेश की सरकार में नहीं था, ऐसा नहीं है। तो अगर अखिलेश की सरकार में भी था और आज भी है तो अखिलेश बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकते। इसलिए नया विकल्प खड़ा करने की जरूरत है, और वो नया विकल्प राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो लोग शामिल हैं वो केवल इलेक्शन के समय बरसाती मेढक जैसे नहीं निकलते, केवल इलेक्शन के समय संविधान बचाने की बात नहीं करते, केवल इलेक्शन के समय लोकतंत्र बचाने की बात नहीं करते, बल्कि मेश्राम साहब ने ईवीएम की केस जीता सुप्रीम कोर्ट से और 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम किया। यह लोकतंत्र बचाने की बात है। और पेपर ट्रेल की गिनती के लिए मेश्राम साहब सड़क पर भी लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ने का काम कर रहे हैं। यह संविधान बचाने की बात है। जब एनआरसी सीए का मामला आया, संविधान के विरोध में बात की जा रही थी, उस समय मेश्राम साहब खड़े हुए, भारत बंद कराया। अखिलेश यादव नहीं खड़े हुए, समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई, मेश्राम साहब खड़े हुए और भारत बंद करवाया। तो जब जब संविधान पर संकट आया, जब जब लोकतंत्र पर संकट आया, जब जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार पर संकट आया, तो आज जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल लोग हैं और जिसका नेतृत्व मेश्राम साहब कर रहे हैं, इन लोगों ने संविधान बचाने की हर लड़ाई को लड़ने का काम किया, लोकतंत्र बचाने की हर लड़ाई को लड़ने का काम किया, सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को और तमाम प्रकार के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को यह तय करने का वक्त है कि आज जो लोग सड़क पर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज लोगों के पास मौका है कि वो उनको ताकत दे। अगर हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे तो ये लड़ाई विधानसभा में मजबूत होगी। ये किसी को हराने जिताने का केवल मामला नहीं है, बल्कि अपने प्रतिनिधि जितना संख्या में आप विधानसभा में भेजोगे, उतना आप जाति आधारित गिनती की लड़ाई मजबूत करोगे, उतना किसानों की एमएसपी की लड़ाई आप मजबूत करोगे, उतना महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई आप मजबूत करोगे, उतना संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई आप मजबूत करोगे। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस बात को समझना है, सोचना है और तय करना है कि इस बार जो आपका वोट है, वो वोट किसी को हराने जिताने के नाम पर नहीं जाना चाहिए, वो वोट किसी के बहकावे में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपका जो वोट है, वो जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई पिछले समय से सड़क पर और कोर्ट तक लड़ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए कि वो विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ सके। इसके लिए आप सभी लोग जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं, उनको वोट करने का काम 10 तारीख को करेंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। और इतना ही कहते हुए मैं इस मौके पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चौधरी विकास पटेल जी। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो बहुजन मुक्ति पार्टी एवं अन्य सहयोगी दलों के प्रथम चरण के उम्मीदवारों के समर्थन में वर्चुअल महारैली हो रही है,
उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय